एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। साधु महाराज मुसर्रत और ममूनियत के जज्बे से मेरी आवाज़ कांपने लगी। मैं अब उठ सकता हूँ, अब तकलीफ़ का सिर्फ एहसास बाकी रह गया है। तुमने इतनी जल्दी ये क्या कर दिया? मुझे आने में देर हो गई। तेरे लिए ये पत्ता लाने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। अब मैं बार बार वहाँ नहीं जा सकता और नाग गला को बार बार तंग नहीं कर सकता। वो नागवारी से बोला, लेकिन उसकी नागवारी में शफकत का रंग साफ नुमाया था। तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है महाराज, मैंने कहा। अब तू कब तक यहाँ रहेगा? शरीर छलनी हो जाएगा। बालक, चल उठ और मेरा कांधा पकड़ ले। मैंने जवाब देने से पहले अपने इर्द गिर्द खड़े हुए लोगों को सहम कर देखा। साधु समझ गया कि वो नज़रें घुमाकर नाराज़गी से बोला, जाओ अपना काम करो, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। जाओ, जीवन में डूब जाओ। और साधु के थकमाना अंदाज़े तखातों पर किसी ने बुरा नहीं माना। कमरे में साधु और मैं अकेले रह गए और वह मेरे बिस्तर के गद्दे पर दो तीन बार उछल कर बोला, यहाँ तो कांटे लगे हुए हैं, आप पत्थर तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में तैर गई और मैंने दिल बर्दाश्ता अंदाज में जवाब दिया, ये कांटे भी चंद दिन के हैं, मैं अब चंद दिनों के लिए कहाँ जाऊँगा? क्या तेरा मतलब ये है कि तू यहाँ से निकलना नहीं चाहता? हाँ, यही समझ लो, यहाँ अभी तक मेरी ज़रूरत है। क्या मैं इन्हें अधूरा छोड़कर तुम्हारे साथ चला चलूँ? तू कौन होता है कि तेरा स्थान ये है? ये तो एक सराय है, तू यहाँ कब तक ठहरा रहेगा? जब निकाल दिया जाएगा, जब तक वो गरजा। फिर संजीदगी से बोला, उसे तेरा इंतज़ार करते करते देर हो गई और तो वो कहीं और चली जाएगी, फिर तू जीवन भर रोता रहेगा। साधु महाराज, मैंने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, मैं ऐसी हालत में बाहर कैसे जा सकता हूँ? अभी तक तो ये सब कुछ यूँ ही पड़ा है, मेरे बाल बंधा हुआ है, मैं इत्मीनान के बगैर कैसे जा सकता हूँ? तू इन कीकड़ों की परवाह करता है? तुझे खबर भी है कि तेरे आस लगाए हुए कौन बैठा है? अब भागी, क्या तू उसे भूल गया? क्या तू ये भूल गया कि तुझे कहाँ जाना है? फिर मुझसे मत कहना कि मैं तुझे बार बार याद दिलाने आया हूँ। और मैंने उससे ये नहीं पूछा कि मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। उसका जवाब ये होता कि गुफाओं में, पहाड़ों पर, जहाँ आदमी नहीं फटकता। और वह इस बार बड़े इत्मीनान के लहजे में किसी के इंतज़ार करने का जिक्र कर रहा था। मुझे मालूम था कि वो किसी देवी का जिक्र कर रहा है, सो मैंने उससे इसकी तफसील भी नहीं पूछी। लेकिन उसकी बातों से दिल पर ज़रब सी लगती थी। यक बार जी चाहता कि उठकर उसके साथ चला जाऊं और देखूं कि कौन मेरा मुंतज़िर है, जिसके लिए पिंडत अशोरी लाल दीवाना बना फिरता है और जिसके लिए साधु देवराज जैसा महान साधु मुझ पर मेहरबान है। ये क्या रमज़ है? फिर मेरे नहा खाने में अंदेशे जागज़ी हो जाते और बहुत से चेहरे मेरी नज़रों में घूम जाते। बहुत से चेहरे, बहुत से रिश्ते, बहुत से कर्ज़े। मैं तो सड़क के दरमियान खड़ा था और हर वक्त ये एहसास होता था कि सड़क अब ख़त्म हो जाएगी। जब पिंडत और साधु ऐसी मैंने खेत बातें करते थे तो मुझे खुद से एक अजनबियत महसूस होती थी, जैसे मैं अपना नहीं हूँ, मैं तो उधार का आदमी हूँ। मेरा इरादा अपना नहीं है और मैं जंजीरों में बंधा हुआ हूँ। साधु देवराज मुझे कश्मकश में मुब्तला देकर उठ खड़ा हुआ। अब तो वही तुझे समझेगी मूर्ख, अपने मन के हौसले निकाल ले। तू समझता है कि तेरा काम एक दिन में ख़त्म हो जाएगा? तेरा काम कभी ख़त्म नहीं होगा, हर दिन और बढ़ जाएगा और फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। और फिर बफरने लगा। फिर वो मुझ पर यास और हसरत की एक निगाह डालता हुआ बाहर की तरफ चला गया। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे रोकूं। वो जैसे ही बाहर निकला, कमरे में एक साथ बहुत से लोग दाखिल हुए। क्या वो नाराज़ होकर गया है? विनेश ने तशवीश से पूछा। शायद, मैंने उदास लहजे में कहा। क्यों, वो क्या चाहता है? ये तुम्हें कहाँ ले जाने को कह रहा था? उसने तजस्सुस से पूछा। ये क्या राज है और वह तुम पर बतौर ख़ास इतना फरीफ्ता क्यों है? वो सब मुझे कुरीद कर पूछते रहे और कि साधु ने उसकी अदम मौजूदगी में मुझसे क्या क्या बातें की। साधु का अचानक आना और मेरे ज़ख्म से इतनी हमदर्दी रखना
मेरे सरहाने बैठकर तखलिए का हुक्म देना और उन सब के लिए यकीनन एक नाकाबिल फ़हम और पुरस्रार मुजाहरा था। खुद मेरे तजस्सुस की कैफियत उनसे मुख्तलिफ नहीं थी और मैंने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि साधु को मेरे जिस्म पर कुछ ऐसी अलामतें नज़र आ गई हैं जो धर्मात्मा लोगों के जिस्मों पर होती हैं। गालिबन उसकी ख्वाहिश ये है कि मैं संसार का काम छोड़कर धर्म की तरफ राग़िब हो जाऊं। तुमने क्या जवाब दिया? पारो ने इस्तराब से पूछा। मैंने उसे मायूस कर दिया। वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। साधु का एक कारनामा खुद उनकी नज़रों के सामने था। मेरी पिंडली पर ज़ख्म की जगह अब सिर्फ एक स्याह धब्बा रह गया था। नर्सें बार बार उसे देखती थी और उंगली से छेड़कर दर्द की शिद्दत का अंदाज़ा लगाती थी। मैं ज़ख्मी टांग के ज़ोर पर बैठा हुआ था। जला हुआ अज़हिसा विनिश ने भी देखा था। सब हैरतज़दा थे। साधु ने आकर मुझे एक अजाब से निजात दिला दी। कौन किसी का इतना ख्याल रखता है? जब वीनस चंद्र को गोली लग गई थी तो साधु से देखने के लिए एक बार पहले भी आया था और दरवाजे से वापस हो गया था, और वह विनश के लिए कोई ऐसी करिश्माकार दवा साथ नहीं लाया था। एक मौका पर भून की तनाज़ औरतें मेरा मजाक उड़ा रही थी और उस वक़्त साधु ही था जिसने मेरे कांधे पर हाथ रखकर और मुझ से शफ़क़त का इज़हार करके सबको दंग कर दिया था। अब साधु देवराज एक और शोशा छोड़कर चला गया। नर्सों की ज़ुबान नहीं काटी जा सकती। सुबह तक भून में इस बात का चर्चा हो जाना ज़रूरी था और मैं उठकर चलना फिरना चाहता था, लेकिन विनिश ने मुझे उसकी इजाज़त नहीं दी। नतीजन मुझे बिस्तर पर ठहरे रहना पड़ा। एहतियातन नर्सों को भी रोक लिया गया। विनिश को शुबा था कि साधु के तेर बहदफ दवा के असरात ज़रा सी बेहतियाती से मुख्तलिफ ना हो जाएं। लेटे लेटे मेरा जिस्म अकड़ गया था। डाली ने आगे आकर मेरी पिंडली की मालिश की। मुलाकाती कमरे के बजाय अब सब उसी कमरे में आ गए थे। नर्सें बाहर भेज दी गईं। 2 बजे रात तक वो वहाँ ठहरने के लिए बहाने के तौर पर मुख्तलिफ मौज़ूआत ढूंढते रहे। रीता की वजह से बेशतर गुफ्तगू अंग्रेज़ी में होती रही। जिसे भी मौका मिलता वो चोर नज़रों से एक बार मेरी तरफ देख लेता था और मैं मुस्कुराकर फिर बहस में शामिल हो जाता। विनिश ने ठीक 2 बजे ये महफ़िल बर्खास्त करने का ऐलान किया और मैं कमरे में तन्हा रह गया। सब अपने अपने मस्कनों में चले गए और मुझे नींद नहीं आई। मैं सुबह तक जागता रहा, जाने कहाँ कहाँ आवारा फिरता रहा। सुबह जब उजाला फैलने लगा तो नर्सों ने इधर का रुख किया और मैंने उन्हें वापस भेज दिया। रात को कई बार मैंने कमरे में चल फिर कर अपने ज़ख्मों की सेहत का मुकम्मल यकीन कर लिया था। अब नर्सों की ज़रूरत नहीं थी। मैं खूब चल फिर सकता था। सुबह दम सबसे पहले मैंने मुलाकाती कमरे में जाकर फ़ोन उठाया। एहतियात से नंबर मिलाने लगा, जैसा कि मुझे यकीन था कि वह अपने बिस्तर पर मौजूद थी, और मैंने शाइस्तगी से मुखातब किया, मैं प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर, वो चौंक पड़ी। अब कैसे हैं आप? सुना था कि आप तशरीफ़ लाई थी, मैंने सरगोशी में कहा। हाँ, और ये भी मालूम हुआ कि आप एक संगीन हादसे का शिकार हो गए थे। आपको देखने का बहुत जी चाहा, लेकिन कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आई। हम बहुत देर ठहरे रहे और उसकी आवाज़ में राशा सा था। मुझे अपनी बदनसीबी का अफसोस है। फिर हमने कई बार आपको फ़ोन किया, मगर किसी बार भी आपका हाल पूछने में कामयाब ना हो सके। जब भी फ़ोन किया यही बताया गया कि आपकी तबीयत नासाज है। शायद आपके कमरे से फ़ोन उठा लिया गया था। जी, लेकिन अब मैं तकरीबन फिर ज़िंदा हो गया हूँ और आपसे बात कर सकता हूँ। ये आँख मचोली तो अरसे से जारी है। कहिए, आपका मिजाज कैसा है? मैंने इश्तियाक से पूछा। महाराजा का क्या हाल है? उसने एक गहरी सांस ली। महाराजा बहुत नाअसूदा हैं, बेशतर वक़्त लाइब्रेरी में गुजारते हैं और हमारा हाल तो यकसा है। ये बताइए कि आपने आज कैसे फ़ोन कर लिया? उसके लहजे में खटक पैदा हो गई। बस यूं ही आपको ज़हमत देने को जी चाहा। सोचा कि सुबह सुबह आपकी आवाज़ सुनी जाए और दूसरी ज़िंदगी का आगाज़ इस शानदार तरीके से किया जाए। इस जुर्रात की तख्लीक आपके दिए हुए एतमाद के बगैर मुमकिन नहीं थी। खूब वो ज़रूर मुस्कुराई होगी। मैं तस्वर में उसके रश्के समन का चेहरा देख रहा था। ये आईना हर शख्स के पास होता है, मगर उसे आंखों से नहीं देखा जाता। कभी कभी आईने पर गिर्द पड़ जाती है और कुछ नज़र नहीं आता। उसे बहुत नज़ाकत से रखने की ज़रूरत पड़ती है। आपका फ़ोन गैर मुतवक्का है, वो तमतराक से बोली। हमारी सुबह का आगाज़ भी आज नहायत दिलचस्प अंदाज में हुआ। मैं दुआ करूँगा कि आपका दिन अच्छा गुजरे, मैंने बर्जस्ता कहा। अच्छे दिन तो नायाब हो गए हैं प्रोफेसर, वो मफहूम लहजे में बोली। काश ऐसा हो कि आपकी आवाज़ मुबारक साबित हो। फिर वो खुद ही कहने लगी, हमें उम्मीद है कि आज के दिन कुछ बदला हुआ ज़रूर होगा। देखिए, दिन भर दड़का लगा रहेगा। हो सके तो रात को बता दीजिएगा, मैंने पूरी संजीदगी से कहा, और ये एक और जहमत और कर लीजिएगा। वो हंसने लगी।
ये बताइए कि अब इधर कब आ रहे हैं? मुझे याद है कि आपने कहा था कि राजमहल के दरवाजे मुझे हर वक्त खुले हुए मिलेंगे। हालांकि राजमहल की बुलंदो बाला इमारत का तस्वर करके कदम झटकने लगते हैं। आप ही बुलाने का कोई एहतमाम कीजिए। कभी कभी आने को बहुत दिल चाहता है। राजकुमार वीनस की हालत तो कुछ बेकरार सी है। तो आने में क्या तामल है? ना आप आते हैं ना वीनस। ये इमारत जो सुर्ख और मजबूत पत्थरों से बनी हुई है, उसमें भी इंसान रहते हैं प्रोफेसर, और आपको इत्मीनान का क्या उज़र है? बस इरादा कीजिए और आ जाइए। वाकई आपको दरवाजे खुले हुए मिलेंगे। शर्त यह है कि आप अपना दरवाज़ा खोल कर बाहर तो आएँ। आप तो सब कुछ जानती हैं, मैंने आहिस्तगी से कहा। चंद लम्हे रिसीवर पर सकूत तारी रहा और वह अपने जहन में लफ्ज़ों का खाका तैयार कर रही होगी। और मैंने फिर पहल की और धीमी आवाज़ में बोला, एक बात कहूँ? जी। और उसका लहजा मुस्तैद हो गया। कहिए। कभी कभी ख़राब मौसम देखकर और वहशत अंगेज़ खबरें सुनकर जी करता है कि राजमहल का रुख किया जाए और महाराजा और आपके दिलनशीन नफाकत से जहन का तकद्दर दूर किया जाए। महाराजा की ज़ात से एक ख़ास रबत महसूस होता है। वो एक बहुत नरम खो और मुदब्बर शख्स हैं। वो भी आपसे बेहद मुतासर हैं। सिर्फ एक मुलाकात में उनके दिल दिमाग पर आपका गहरा नक्श कायम हुआ है। वो आपसे दोबारा मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। हम आपके जज्बात उन तक ज़रूर मुंतकिल करेंगे। फरमाइए, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, आपने महाराजा की नासाजी मजाज का जिक्र किया था। कुछ नज़ाकतों का ख्याल मुझे भी है। और मैंने झिझक कर कहा, मैं महाराजा की आला दिमागी और गैर मामूली सियासी बसीरत का मुतरफ़ हूँ, लेकिन कभी चीज़ें दूसरे अंदाज से देखने की ख्वाहिश होती है। हमें यकीन है कि आप कोई बहुत कीमती बात कहने वाले हैं। हम बेहद मुस्तरब हैं। उसने तमक्कुन से कहा, क्यों ना पुराने दोस्तों को एक बार फिर आजमा लिया जाए। उनसे कहिए कि एक ज़रा दिल से आवाज़ दीजिए और फिर सब मैं अखबार शेर व शुक्र हो जाएंगे। गर्मी का एहसास गर्मी और शदीद कर देती है। कुछ लोगों से अगर कबीदगी का शिकवा है तो सीना कुशादा करने का तजर्बा करने में क्या हर्ज है। जहाँ तक मेरी नाकस मालूमात का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि बादल अब भी छट सकते हैं और बरखा बरस सकती है। जी प्रोफेसर। और मैंने उसका तासर जानने के लिए वक्फा लिया। हम हिम्मतन गोश हैं। ऐसा क्यों ना हो कि आप इसी तरफ आ जाएं? अभी नहीं, मैंने बेचैनी से जवाब दिया। मैं इस खबर का आरज़ूमंद हूँ कि महाराजा अपने पुराने हसीन रफ़ीक़ों की एक शानदार ज़ियाफ़त का एहतमाम कर रहे हैं और दूसरी तरफ महाराजा के एजाज़ में छावनी में एक अजीम शान जश्न मुनक्कद हो रहा है। प्रोफेसर, वो जज्बाती अंदाज में बोली, ना गुफ्तगी बाती हैं। मुझे एहसास है, मैंने तेज़ी से कहा। उधर राजकुमार वीनस भी बहुत हसास हैं। मैं समझता हूँ कि आप या महाराजा उन्हें किसी खिदमत के लिए तलब करें तो उनसे अहम काम लिए जा सकते हैं। खबरें तो अजब अजब उड़ती हैं, लेकिन वीनस चंद्र एक मुख्तलिफ नौजवान हैं और कुछ यही सबब उनसे मेरी दोस्ती का है। बिलाशुबा वीनस एक मुमताज़ और अलहदा नौजवान हैं, उसने तपाक से कहा, और एक सआदतमंद शख्स भी हैं। उनके सीने में एक गरीब आदमी का दिल धड़कता है। वो ना प्रकाश चंद्र हैं, ना मोहेश चंद्र, ना कोई और उनका सीना बहुत बड़ा है और निकाह झुकती है। और आप अपने बारे में कुछ नहीं कह रहे, उसने तीखेपन से कहा। मैं तो अभी कुछ सीखने की मंजिल में हूँ, किसी चीज़ की तलाश है। आपके कितने रूप हैं प्रोफेसर? वो शौकी से बोली। सिर्फ एक रूप, और हमें उसे देखने की आरज़ू है। आग लग जाएगी। काश ये जुमला वापस हो सकता, बस मेरे मुंह से निकल गया और मैंने अपने गाल पर तमाचा मारा और वो भी कुछ चुप हो गई। मैंने क्रेडल पर हाथ रख दिया और बैठे बैठे हाँफने लगा। सुबह उठकर वीनस ने मुलाकाती कमरे में मुझे सोफे पर एक तरफ सिमटते हुए खामोश बैठे देखा तो उसे यकीन नहीं आया कि मैं अपने पैरों से चल कर यहाँ तक आया हूँ। उसने मुझे दोबारा कमरे में ठोंस दिया और ज़बरदस्ती बिस्तर पर लिटा दिया। उसका ख्याल था कि मुझे अपनी सेहतयाबी का इंकशाफ बेतदरीज करना चाहिए और इस तरह मैं मौजूदा इश्ताल अंगेज़ माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रहूँगा। दूसरी तरफ साधु के मुतल्लक होने वाले चर्चों में कमी आ जाएगी, वरना सारा का सारा भून साधु की तवज्जो हासिल करने के लिए टूट पड़ेगा और तो हिम्मत का बुखार उतरे नहीं उतरेगा। ये असल में उज़र लंग था और हकीकत ये थी कि वीनस को कहीं न कहीं से मुझ पर फिर हमला होने का अंदेशा था। बून की फ़िज़ा आशा देवी की मौत के बाद और ख़राब हो गई थी और मेरा हाल ये था कि अब मुझसे एक लम्हे बिस्तर पर नहीं ठहरा जा रहा था। किसी कुल चैन नहीं था। बिस्तर पर लेटने की बजाय मोट कर टहलने लगा और मुझे हैरत हुई कि सबसे पहले जैक्सन के कमरे में आया और मुझे चलता फिरता देखकर हैरतज़दा रह गया। वीनस ने उसे इस उम्मीद पर अंदर आने दिया होगा कि मैं बिस्तर पर लेटा हूँगा। यहाँ मैं उस दीवार से उस दीवार तक
मटर गश्त कर रहा था। सेहतयाबी की मसरत और सुबह सुबह कमल से बात करने का जो एक नशा जहन पर तारी था, वो जैक्सन को देखकर रफा हो गया। पता नहीं राजकुमारी कमल का दिन कैसा गुजरे, और मैंने सोचा जैक्सन को विनेश की ख्वाबगाह से मुल्हिक अंधे तय खाने में हमेशा के लिए बंद कर दूं। मेरी बीमारी में भी उसकी रेशा दवानियाँ जारी रही थीं। अब मुझे चाको चबंद देखकर वो और पुरजोश हो गया और उसे यकीन था कि मैं बून के ज़ैर ज़मीन राजों से वाकिफ़ हूँ। मैंने उसका ये यकीन यकसर मुस्तरद करने की कोशिश की, इसलिए नहीं की कि मेरे कार आमद होने की यही रात उसके हौलनाक इल्ज़ामात में अल्तवा में डाल सकती थी। मैं उसे इस किस्म के तासर देता रहा कि उसने बून में मेरी ख़ास हसीयत के बारे में जो नतीजा अख़ज़ किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं खुद को उसका आलाकार बनाने की ज़मानत देता रहा, और उसकी जल्दी की वजह यह थी कि अभी रीता प्रकाश बून में मेहमान थी और वह किसी भी वक्त वापसी का ऐलान कर सकती थी। यही बात मेरे लिए भी तमानियत का सबब थी कि अभी उस ज़हीन शख्स का क़याम यहाँ है। बदकिस्मती से गोली चल गई और सारा मामला अधूरा रह गया। मैं उसकी तहरीर करने से पहले उसे छावनी कैसे रुखसत कर सकता था। दिलों की सफाई हो जानी चाहिए थी, वरना पेचीदगियाँ बढ़ जाने का एहतमाल था। मुझे एहसास था कि प्रकाश बून के क़याम के दौरान में मुख्तलिफ लोगों से जैक्सन का रब्ता रहा होगा। मुझे उसकी तवज्जो बेसबब तो नहीं थी। इस मरतबा भी चंद रस्मी जुमलों के बाद उसने अपनी बातें छेड़ दी। साधु मेरी पिंडली का जख्म तो ठीक कर गया था, लेकिन उसने ये कचोके ख़त्म करने की कोई दवा नहीं दी थी। इस वक्त तो मैंने हस्बे मामूल नहायत नियादमंदी से अहद व पैमान की तजदीद करते हुए उसे मुतमईन वापस कर दिया, लेकिन मेरा इत्मीनान भी वह अपने साथ लेता गया। फिर जैसे ही पारो आई और मैंने पहली बार उसे इशारतन जैक्सन के मशकूक रवैये के बारे में बताने का इरादा किया, मगर मैं इरादा ही करता रह गया। पारो शायद इतना बड़ा इल्ज़ाम बर्दाश्त न कर पाती। जो कुछ करना था मुझी को करना था, और इस मामले को तमाम कामों पर फौकियत देनी थी। बून में किसी वक्त भी कोई हंगामा खड़ा हो सकता था और रीता की वदाई अमल में आ सकती थी। रीता और कर्नल हार्डिंग के तर्ज अमल से ये बात ज़ाहिर नहीं होती थी कि उन्हें जैक्सन की फितना परदाजियों का इल्म है। चुनाचा ये बात तय थी कि जैक्सन ये तमाम कार्रवाइयाँ अपने तौर पर कर रहा है, और मैं सारे दिन यूं ही उलझा रहा। कोई ना कोई फ़ैसला करना ही था। मुझे तमाम उलझनों का हल एक ही नजर आया। चुनाचा मैंने विनेश के मशवरे पर अमल किया और बिस्तर पर दराज हो गया। गुज़श्ता दिन की तरह आज भी फ़िक्रमंद लोग मुझे देखने आते रहे। वक़्त तेज़ी से गुजर रहा था और मुझे उसके ज़िया का शिद्दत से एहसास था। मुमकिन है कि रात को किसी वक्त राजकुमारी ने फ़ोन किया हो और मेरे पैगाम पर महाराजा का तासर मुझे मुंतकिल करने की खबर देना चाहती हो। मैं लोगों में घिरा हुआ बैठा रहा। उस रात मैंने डाली की हदायत की और वो कपड़ों की किसी गठरी में एक मजबूत और बड़ी रस्सी कहीं से फराहम करके ले आई। दूसरे दिन दोपहर के वक़्त डाली गठरी में रस्सी छुपा कर ले आई और मैं सहरी के नीचे छुपा दी। तन्हाई का मौका मिलते ही मैंने उसे पर्दों के पीछे हिफाजत से रख दिया। रीता, पारो और शारदा को मालूम था कि मैं बिस्तर पर महज एहतियातन दराज हूँ। अब मैं उनके सामने बिस्तर पर बैठ सकता था और नातवानी से कमरे में चढ़ सकता था। ये मसनूई मुज़ाहरा बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब मुझे खुद उसकी ज़रूरत महसूस होती थी। सहपहर को विनेश ने मुझे खबर दी कि महाराजा ने आज रात से एक बेहद मखसूस और नजी दावत में मदऊ किया है, जिसमें छावनी से सिर्फ कर्नल हार्डिंग शरीक हैं। वो जोशीले लहजे में कह रहा था। ये एक हैरत अंगेज़ वाक़या है। महाराजा ने दावत के शुरा में सिर्फ मेरा अपना और कर्नल हार्डिंग के नामों का ख़ास तौर से जिक्र किया है और कनाइतन उसे खुफिया रखने की हदायत भी की है। मोहन, एक अहम बात और, महाराजा को पूरी तरह इल्म है कि प्रोफेसर ज़ाहदी कौन है। उन्होंने कहा कि हमें मालूम हुआ है कि इन दिनों प्रोफेसर की तबीयत ठीक नहीं। हमें खुशी होती अगर वो भी शरीक होते। महाराजा इस खास दावत में तुम्हारी शिरकत पसंद करते थे। तुमने तो कमाल कर दिया। एक ही मुलाकात में कैसा जादू कर दिया। मैं सोचता हूँ कि आज तुम मोहनदास के सीए से मेरे साथ चलो, लुत्फ़ रहेगा। मैं महाराजा और कर्नल से माजरत चालूँगा। मैं इस खबर का मुंतज़िर था और मेरे ख़त का जवाब आ गया था। रात कमल ने ज़रूर फ़ोन किया होगा और मैंने पूरे इन्हमाक से विनेश की दास्तान सुनी और मुस्कुराते हुए लहजे में कहा, ये तो कोई ख़ास बात मालूम होती है। आज आप तनहा जाइए, दूसरी मुलाकातों में मैं ज़रूर आपके साथ चलूँगा। नहीं, आज ही चलो, मैं तन्हाई महसूस करूँगा। वो ज़िद करने लगा। आज मुनासिब नहीं, मैंने फ़ैसला कुन लहजे में जवाब दिया। मगर तुम इससे क्या नतीजा अख़ज़ करते हो? तुमने तबसरा नहीं किया।
इतनी अहम बात आसानी से पी गए। तबसरा महफूज है, बस आपको वहाँ अपनी शख्सियत की तरह दिलकश गुफ्तगू करनी है और सब कुछ ठीक ही मालूम होता है। तुम भी साथ चलो ना। वो फिर मचलने लगा। मैंने उसकी बात नज़रअंदाज कर दी और भून में रात को उसकी मंजिल की सिमत खुफिया रखने के इंतजामात पर गुफ्तगू करने लगा। तय ये पाया कि महल का ये हिस्सा बंद कर दिया जाएगा और मैं उसमें मुकीद हो जाऊंगा। शारदा से कह दिया जाएगा कि वो पारो और रीता को मसरूफ़ रखे। ज़रूरी हो तो शारदा को असल बात बता दी जाएगी। विनेश अपनी खास गाड़ी के बजाय किसी और गाड़ी में जाएगा और पहरेदारों को पहले से मतला कर दिया जाएगा कि वह दरवाज़ा खुला रखेंगे। एहतियातन विनेश प्रोफेसर की दाढ़ी अपने चेहरे पर इस्तेमाल करेगा और ख़ुद गाड़ी ड्राइवर करेगा। राजमहल में जाते ही विनेश दाढ़ी उतार लेगा और उधर महाराजा ने भी अपने मेहमानों की आमद खुफिया रखने के इंतजामात किए होंगे। प्रोग्राम के मुताबिक रात 8 बजे के करीब विनेश अंदर रवाना हो गया और मैं प्रकाश बून के सरबराह के उन कमरों में तन्हा रह गया। थोड़ी देर बाद रस्सी की गठरी लेकर बाथरूम के रास्ते से अंधेरे में लपक गया। मेरे जिस्म पर एक चादर लिपटी हुई थी और आधा चेहरा उसमें छुपा हुआ था। किसी ने देखा भी होगा तो ये ख्याल नहीं किया कि इस हुलिये में विनेश का ख़ास मुलाजम मोहन दास जा रहा है। बाग में अंधेरा और गहरा हो गया था। बाड़ के दरमियान कटे हुए रास्ते से अंदर दाखिल होकर मैं भून की फसील की तरफ बढ़ने लगा। एक मुनासिब जगह की तलाश में मुझे खासी देर लग गई। इत्तफाक से कोई ऐसा दरख्त नहीं मिलता था जो फसील के करीब हो। चुनाचा बाग से मुतसिल मुलाजमों के मकानों के एक भी हिस्से की तरफ मजबूरन अपना रुख तब्दील करना पड़ा। ये जगह तारीख थी और तलाश बसियार के बाद मेरी नज़रें एक ऐसे दरख्त का सुराग पाने में कामयाब हो गई थी जो फसील से मुल्हक भी था और उसके इर्द गिर्द खुद रू बेलें उगी हुई थीं। यहाँ दरख्तों का एक झुंड था जहाँ निचले मुलाजमों के बच्चे दिन के वक्त झूला डालकर शरारतें किया करते। मुलाजमों का कूड़ा करकट का ढेर भी यहाँ जमा होता था। फिजा में एक गलीज बू फैली हुई थी। मैंने दरख्त पर चढ़कर रस्सी का एक सिरा मोटी शाख से बांध दिया और उसकी मजबूती की खूब अच्छी तरह तस्दीक कर ली। दूसरा सिरा मैंने फसील के बाहर फेंक दिया और दरख्त से नीचे उतराया और तेज कदमों से मुलाकाती कमरे में वापस आ गया। दूसरे लम्हे मेरी उंगलियां फ़ोन पर लर्ज रही थी और मैंने पहले ही 8 बजे के बाद जैक्सन को अपने कमरे में मौजूद रहने की ताकीद कर दी थी। वो मुंतज़िर बैठा था। उसने पहली घंटी पर फ़ोन उठा लिया और चौंक कर बोला, तुम तो इधर आ रहे थे, अब आप ही आ जाइए सरकार। जब आप मुलाकाती कमरे के अकब में आएंगे तो एक दरवाज़ा खुला हुआ मिलेगा, आप अंदर आ जाइएगा, देर ना कीजिएगा हजूर, कुछ इनाम साथ ले आइएगा, मैंने झिझक कर कहा। फ़ोन का सिलसिला मुंतक़े होने के 7-8 मिनट बाद वो मेरे सामने खड़ा था। तुम अकेले हो? उसने हैरत से पूछा। और इसलिए मैंने आपको जहमत दी। सरकार, बहुत कम वक्त है, मैं आपसे चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। आपको याद है कि आपने कहा था कि मेरी खिदमात के एवज़ सरकार मेरी आइंदा ज़िंदगी की ज़मानत दे देगी। मुझे याद है, मैं तुम्हारी पुरज़ोर सिफारिश करूँगा। मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ जनाब, और यहाँ से बहुत दूर भाग जाना चाहता हूँ। मुझे यकीन दिलाइए कि आप अपने खादम से अपना वादा वफ़ा करेंगे। ये अंग्रेज़ का वादा है, उसने मजबूती से कहा। अंग्रेज़ का वादा, महबूब का वादा, लेकिन उस काफर के वादे पर मुझे हर हाल में यकीन करना था। जो बात मैं राज में आपको बताने वाला हूँ, मैंने तशवीशनाक लहजे में कहा। उसके बाद रियासत राजेपुर में मेरे रहने की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि सिर्फ मुझे और राजकुमार विनेश को उसका इल्म है। अपना इनाम वसूल करके मैं उसी वक्त ये रियासत छोड़ दूंगा। फिर यहाँ वापस आने का सवाल पैदा नहीं होता। और ये बताइए कि आप किस शहर में मेरी क्या मदद कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं तुम्हें छावनी में महफूज कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा जगह या किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दिया जाएगा। और मुझे उसकी बात का यकीन करने में तामल हुआ और मैं कुछ कहते कहते चुप हो गया। जैक्सन मेरे तामल की तह तक पहुंच गया। अंग्रेज़ अपने वफादारों से दगा करने लगे तो यहाँ एक दिन भी हुकूमत नहीं कर सकते। तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा। आप यीशु मसीह को गवाह बनाइए। मैं यीशु मसीह को गवाह करके तुमसे वादा करता हूँ। मेरी हचकचाहट और ग्रेज से उसका असरा बढ़ता गया और वो तरह तरह से मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा। इस चालाक आदमी ने इस वक्त मेजर रॉबर्ट की हलाकत के जुर्म की कोई धमकी मुझे नहीं दी थी और मैंने उसके उस गरेज को तवूल नहीं दिया। बसूरत देगर मुझे राह रात पर लाने के लिए उसके पास धमकी के सवार कोई चारा कार न रह जाता। जनाब, मैंने राजदाराना अंदाज में कहना शुरू किया, आपने यहाँ कुछ दूर राजेपुर की पुरानी इमारतों के खंडर देखे हैं। ये नया शहर आबाद होने से पहले वहाँ भी एक खूबसूरत बस्ती थी, मगर पिंडितों ने इसे मनहूस करार दे दिया
और मौजूदा महाराजा के किसी परदादा ने वो महल्लात छोड़ दिए, अब वो खंडर में बदल गए हैं। हाँ, वो तेज़ी से बोला, और मुझे ये दास्तान मालूम है और मैंने वो खंडर भी देखे हैं। वहाँ क्या है? वहाँ अभी बहुत कुछ है जनाब, मैंने इधर उधर देख कर सरगोशी में कहा। वहाँ रियासत राजेपुर की ना जाने कौन सी अहम दस्तावेज़ात महफूज हैं जिनका इल्म सिर्फ मुझे और राजकुमार विनय चंद्र को है। अच्छा, वो हैरानी से बोला। वहाँ एक खुफिया तय खाना है जिसका रास्ता मुझे मालूम है। एक पचीदा सुरंग से होकर उस तय खाने में जाना पड़ता है। मैं वो जगह जानता हूँ। किसी के ज़हन में ये बात नहीं आ सकती कि पत्थरों के नीचे दबी हुई एक तिजोरी में ऐसे कागजात महफूज हो सकते हैं। क्या तुम वहाँ आसानी से पहुँच सकते हो? जी, लेकिन सिर्फ मैं, कोई और नहीं। मेरा दावा है कि कोई दूसरा 1000 साल की कोशिश करके भी उन पत्थरों तक नहीं पहुँच सकता। 2-1 रोज़ में मुनासिब वक़्त देखकर आपको ले चलूँगा। इस अरसे में आप मेरे फ़रार के इंतज़ामात कर दीजिए। क्या तुम वहाँ अभी नहीं चल सकते? उसने बेचैनी से कहा। अभी यानी इस वक्त? रात का वक्त है जनाब। हाँ, अभी रात का वक्त तो ज़्यादा मुनासिब है। नहीं, मैंने घबरा कर कहा, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? क्या तुम फिर खौफज़दा हो कि मैं अपने वादे से फिर जाऊँगा और इसलिए इंतज़ामात का वक्त लेना चाहते हो? नहीं जनाब, ये बात नहीं है। इस वक्त सदर दरवाजे से बाहर निकलना ठीक नहीं। राजकुमार महल गए हुए हैं और उसका पता भी सिर्फ मुझे है, भून में किसी और को नहीं मालूम। तो फिर वह जल्दी वापस नहीं आएंगे। तुम ऐसा करो कि मेरी गाड़ी में छुप जाओ। सदर दरवाजे पर तुम्हें कोई नहीं देखेगा। खंडरों से दस्तावेज़ें हासिल करने के बाद तुम अगर चाहो तो यहाँ वापस आ जाना या मेरे साथ छावनी चलना। राजकुमार को इन कागजात की गुमशुदगी का इल्म उस वक़्त होगा जब वो उन्हें तलाश करने जाएंगे, और वो तनहा नहीं जाएंगे। तुम्हें ज़रूर साथ लेकर जाएंगे और तुम किसी भी लम्हे छावनी में पनाह ले सकते हो। हर बात तवक्का के मुताबिक हो रही थी और मैंने रस्मी इनकार किया और आखिर उसके इसरार पर शिकस्त कबूल कर ली। रीता की गाड़ी मेहमान खाने के गैराज में खड़ी हुई थी। उसने मुझे पिछली नशस्त पर दुबकने की हिदायत की और मैं उसका अच्छा खासा तजर्बा रखता था। वो मुझसे पहले कमरे से निकल गया ताकि दरवाज़ा खुला रखे और स्टीयरिंग पर बैठकर मेरा इंतज़ार करता रहे। मैं उसे एक लम्हे के लिए भी खुद से जुदा करना नहीं चाहता था, लेकिन हम दोनों का एक साथ गाड़ी तक पहुंचना ना सिर्फ मशकूक बल्कि मखदूश अक़दाम था। ये मोहलत मुझे जबरन देनी थी और उसके जाने के ठीक 4 मिनट बाद मैं चुपके से बाहर निकला और अंधेरे में तैरता हुआ गैराज तक पहुंच गया। मैंने सोच लिया था कि अगर वो स्टीयरिंग पर बैठा हुआ नहीं मिला तो मैं वहीं से लौट जाऊंगा। वो गाड़ी में बैठा हुआ था, गोया उसे इस मुख्तसर अरसे में किसी से राब्ता कायम करने की मोहलत नहीं मिली होगी। वो इतने जोश में था कि उससे इस जहानत की उम्मीद नहीं की जा सकती थी और मैंने हर पहलू का ख्याल रखा और इस वक्त खंडरों में जाने से इनकार कर दिया था। ये प्रोग्राम उसी का बनाया हुआ था और मैं तो बादल नाखवास्ता आमादा हुआ था। मैं पिछला दरवाज़ा खोलकर पिछली और अगली नशस्तों के दरमियान गाड़ी की ज़मीन पर छुप गया तो उसने चौड़े तकिए मुझ पर डाल दिए। गाड़ी पर सरकार बरतानिया का झंडा लहरा रहा था। सदर दरवाजे पर सीटियां बजने लगीं और सैल्यूट मारने की आवाज़ आई। फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया गया। किसी ने अंदर झांकने की हिम्मत भी नहीं की होगी। खंडर आने से पहले मैंने साथ नहीं उबारा। जैक्सन ने गाड़ी किसी दरख्त के साए में खड़ी की। दबीज अंधेरा हर तरफ मसल्लत था और उसने पिछला दरवाज़ा खोल दिया और गाड़ी से बाहर आने के लिए मुझे आहिस्ता से आवाज़ दी, जल्दी करो। और मैंने हुक्म पर फ़ौरन अमल किया और बरक रफ्तारी से बाहर निकल आया। उसके हाथ में एक छोटी सी टार्च थी और जिसकी रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी और फिर हाथों पर। ये क्या? अचानक खौफ और दहशत में लिपटी हुई आवाज़ उभरी, जैक्सन साहब, हरकत करने की कोशिश मत कीजिए, हाथ उठा लीजिए और अपने तमाम हथियार मेरे हवाले कर दीजिए। मैंने सर्द आवाज़ में कहा। मगर तुमने वो हज़ियान बकने लगा। मुझे भून जल्दी वापस पहुंचना है, लाइए अपना पिस्तौल मुझे दे दीजिए। और मैंने झपट कर उसकी टारच छीन ली और जेब में हाथ डालकर पिस्तौल बरामद कर लिया। एक छोटा सा पिस्तौल उसकी पतलून की पिछली जेब से चिपका हुआ था और वो भी मैंने खींच लिया। जैक्सन साहब, मुझे अफसोस है कि राजेपुर की छावनी अपने एक और लायक अफसर से महरूम हो रही है। आपने गुज़श्ता दिनों बहुत फुर्ती दिखाई, मुझे खासा परेशान किया। यूँ आप तमाम हिंदुस्तान को एक ज़माने से परेशान किए हुए हैं। आपने मुझे गलत समझा। राजकुमार विनय चंद्र से मेरे बहुत से रिश्ते हैं, मैंने सुकून से कहा। आप हर हिंदुस्तानी को इतना जलील समझते हैं। उस दिन आपने अपने इक़्तिदार और इख्तियार, ताकत व अज़मत और जाहो हशमत का तज़किरा बहुत इफ्तिखार से किया था। एक अजनबी ज़मीन पर ये बातें आपकी ज़ुबान से ज़ेब नहीं देती। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ा और फिर इस फैसले के सिवा कोई चारा समझ में नहीं आया था
तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? उसने हकला कर कहा। काश इसकी ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन आपने इत्मीनान से ज़िंदा रहने का हर गोशा बंद कर दिया। आपने मुझ पर बड़े ख़तरनाक इल्ज़ामात आयद किए, आपने धमकियां दी और आपने मुझे पस्त और घटिया आदमी समझा, हालांकि आप खुद बहुत बड़े कमीने हैं। मैंने नफ़रत से कहा। मुझे भून के लोगों ने बताया था, वो आरती से बोला, और मुझे प्रीत और दूसरी लड़कियों ने बताया था कि मेजर रॉबर्ट की मौत में ज़रूर तुम्हारा हाथ है। यकीन जानो, मैंने उस पर कभी यकीन नहीं किया। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश की। मुझे तुम्हारी बेगुनाही का यकीन है। मेजर रॉबर्ट का सानहा हादसे के सिवा कुछ नहीं हो सकता। आपने अच्छा किया जो प्रीत का नाम ले दिया, वो हादसा नहीं था। मेजर रॉबर्ट को मैंने पहाड़ी से धक्का दिया था, और आप सच कहते हैं कि गाड़ी समेत। समझिए, अब मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैंने शोला 12 आवाज़ में कहा। तुम झूठ बोलते हो, तुमने ये नहीं किया, वो मासूमियत से बोला। आपको बाद अज़ वक़्त इसका एहसास हुआ मैं आपको शूट करता हूँ, और मैंने पिस्तौल उसके सीने की जनब तानते हुए कहा, तुम गलती करोगे। मैंने एहतियातन छावनी इतला दे दी थी कि मैं खंडर की तरफ रवाना हो रहा हूँ। मसला मुहावज़ों का दस्ता अब आता ही होगा, और इससे पहले कि वो आएँ और ये मंजर देखें, हम दोनों भाग लें। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज से मेरी नज़र में तुम्हारा दर्जा मुख्तलिफ होगा। वो घबरा कर बोला। मुझे हंसी आ गई। जैक्सन, तुम फिर अंदाजे की गलती कर रहे हो। अगर तुमने छावनी इतला दे दी है तो और बुरा किया, और फिर मुझे उन सब का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे हाथ में बेआवाज़ पिस्तौल है, एक और पिस्तौल भरा हुआ मौजूद है, 2 तुम्हारे भी हैं, और मेरा निशाना बहुत अच्छा है। मैं सदर दरवाजे से बूंद तक नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपकी ज़ुबान लड़खड़ा रही है जैक्सन साहब। एक पिस्तौल के सामने एक हिंदुस्तानी वाले से ये राज नहीं जानते कि जिस दिन उन्होंने आपसे पहले हथियार उठाए, उस दिन यहाँ क़यामत बर्पा हो जाएगी। और सुनिए, मैं ज़ाती तौर पर आपसे नफ़रत करता हूँ। ये नफ़रत आप ही ने पैदा की है। मैं आपको ज़िंदा देखना नहीं चाहता। तुम अपना फ़ैसला बदल दो, मुझ पर एहसान करो। वो आहो बका करने लगा, और मैंने ट्रैगर दबा दिया। एक हल्की सी आवाज़ आई और वो वहीं ढह गया। भागने से पहले मैंने गाड़ी के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों पर कपड़े से हाथ फेरना फरामोश नहीं किया, और फिर मैंने उसकी लाश खींचता हुआ गाड़ी से कुछ दूर ले गया और एक शिकस्ता चबूतरे पर उसे डाल दिया। उन खंडरों का फासला प्रकाश बूंद से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने भागना शुरू कर दिया। खंडर से चंद ही कदम दूर गया हूँगा कि तेज़ रोशनियों की एक गाड़ी मुझे अपनी सिमत आती दिखाई दी। मैं तेज़ी से खंडरों की तरफ वापस भागने लगा। गाड़ी का रुख भी उसी तरफ था, और मेरा दिल डूबने लगा। जैक्सन ने सही नहीं कहा था। उसने न जाने किस तरह मुलाकाती कमरे से गाड़ी तक मेरे सफ़र की मुख्तसर मुद्दत में ये राब्ता कायम कर लिया था, और मैंने एक सतून की आड़ लेकर देखा। वो खुली जीप थी, और उसमें 6 से कम आदमी क्या होंगे। जैक्सन की गाड़ी और उसकी लाश एक लम्हे में उन्हें जीप की तेज़ रोशनी में नज़र आ जाती। मुफर की अब कोई सूरत नहीं थी। वो लाश देकर खंडल खंगाल लेंगे। मैं ना यहाँ छुप सकता था, ना भाग सकता था। अगर जैक्सन ने एहतियातन वहाँ पहुँचने की हिदायत की होगी तो मेरा नाम भी बता सकता है। ये दुरुस्त है कि उसने काम की नीयत नहीं बताई होगी। मुमकिन है कि मेरा नाम भी ना बताया हो। एक तवील पैगाम की मोहलत उसे नहीं मिली थी। वो चंद ही लफ्ज़ कह सका होगा, और उसे पूरी तरह यह इत्मीनान था कि उस अंधेरी रात में खंडरों में जाने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। उसने इजरत करके खुद ये प्रोग्राम बनाया था। ज़रा सी चूक हो गई, और मुझे मुलाकाती कमरे से उसे अपने साथ लेकर निकलना चाहिए था। वो लम्हों में होशियारी दिखा गया, और मेजर रॉबर्ट से ज़्यादा ज़हीन साबित हुआ, या यूँ कहिए कि मेजर ने शहीद होकर अपने साथियों के कान कर दिए। बहरहाल अब सूरत ये थी कि वह तकरीबन 6 आदमी थे, और मेरे पिस्तौल में 24 गोलियां थी। उन्होंने आहिस्ता से गाड़ी खड़ी कर दी, और एक शख्स गाड़ी से उतरा और दबे कदमों जैक्सन की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने हाथ में धरी हुई टार्च की रोशनी से गाड़ी का मुआयना किया। गाड़ी खाली थी। वो कुछ परेशान हुआ होगा, और अधूरा पैगाम मसूल होने पर जुज़-बुज़ हो रहा होगा। कुछ देर तक वो गाड़ी के साथ चिपका खड़ा रहा, जैसे सोच रहा हो कि अब क्या कदम उठाना चाहिए। मैं उसकी एक एक हरकत का जायज़ा ले रहा था। उसने टार्च की रोशनी इधर उधर फेंकी ताकि जैक्सन करीब ही कहीं हो तो समझ जाए कि उसके साथी पहुंच गए हैं और हुक्म के मुंतज़िर हैं। वो अचानक खड़े खड़े लड़खड़ा गया। उसे गाड़ी के करीब ज़मीन पर खून नज़र आ गया था। उसने झुक कर देखा, और फिर जहाँ जहाँ मैंने जैक्सन की लाश खींची थी, टार्च की रोशनी वहाँ से कूदती फुदकती हुई आकर जैक्सन की लाश के गिर्द पहुँच गई। उसके मुंह से एक दिल दोज कराह निकली, और उसने बेतहाशा अपने साथी को आवाज़ें दी। वो सब गाड़ी से उतर कर पिस्तौल थामे टार्च रोशन किए तेजी से चबूतरे पर पड़ी हुई लाश की तरफ भाग पड़े।
مجھے اندازہ تھا کہ اس تحیر خیز نظارے کے بعد ان کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ وہ دیوانوں کی طرح کھنڈر میں منتشر ہو جائیں گے اور مجھے جلد یا بدیر کھنڈر کا ایک حصہ بنا دیں گے۔ زندہ تو میں ان کے ہاتھ آنے والا نہیں تھا، اور میں نے سادھو کی بات مان لی ہوتی اور اس کے ساتھ چلا گیا ہوتا تو یہ برا وقت ٹل جاتا۔ خیر، پچھلی باتوں کا رونا کیا، ایک سادھو کیا، میں پرکاش بن میں نہ آیا تھا، میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور میں پوری طرح مستعد کھڑا تھا۔ وہ سب جیسے ہی لاش کے ارد گرد اکٹھے ہوئے، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پستول مضبوطی سے پکڑ لیے، اور یہی ایک لمحہ تھا، اس سے بہتر نشانہ ممکن نہیں تھا، اور میں نے پستول کے کھٹکے پھرتی سے دبانا شروع کر دیے۔ کھنڈروں میں گولیوں اور چیخوں کی باز گشت دور دور تک سنائی گئی ہوگی، اور ان میں سے 4 تو وہیں جیکسن کے ساتھ ڈھیر ہو گئے، اور 3 بدحواسی میں بے تحاشا دوڑنا شروع کر دیا۔ جیپ کے سوا ان کا کوئی دوسرا رخ نہیں ہو سکتا تھا، اور میں پہلے ہی اس کا تعین کر چکا تھا۔ وہ تعداد میں 7 تھے، اور ان میں سے چوگنی تعداد سے بھگت چکا تھا، اور ایسے وقت میں کوئی اندیشہ، کوئی خوف ذہن آلودہ نہیں کرتا، اور ایسے میں صرف ایک دھن سوار رہتی ہے، اپنے بچنے کی فکر۔ ایسے میں آدمی کی صلاحیتیں بے حساب ہو جاتی ہیں، حواس 1000 گنا حساس ہو جاتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں میں نسبتاً زیادہ بہتر پوزیشن میں تھا۔ انہیں میری سمت کا علم نہیں تھا، اور وہ تمام میری نظروں کے احاطے میں تھے، اور اس احاطے سے میں انہیں بھاگ نکلنے کا کوئی موقع دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس اچانک آفتاب سے مکمل طور پر حواس کھو بیٹھے، جبکہ مجھے اپنے حواس قائم رکھنے کا معقول وقت مل چکا تھا۔ میں اپنی جگہ بدل کر چبوترے سے اتر آیا، اور ایک نے جرأت کی، اور وہ میرے قدموں کی آہٹ پر پیچھے مڑا اور پستول داغ دیا، اور میں پہلے ہی اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا۔ اسے دوسری گولی چلانے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، جہیں کھڑا تھا وہیں لہرا گیا، اور اب باقی 2 رہ گئے۔ وہ سر پٹ بھاگ رہے تھے۔ ٹھہرو، میں نے چیخ کر کہا، اور ایک نے رک کر پیچھے مڑنے کی غلطی کی اور دوبارہ اپنا منہ سیدھا نہ کر سکا، اور اس مدت میں آخری آدمی جیپ تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے 1 ثانیے میں جیپ اسٹارٹ کی۔ اگر یہ آدمی بچ کر نکل جاتا تو میری تمام محنت ضائع چلی جاتی۔ اس ایک آدمی کی جان میں میری جان بند تھی، اور میں نے گھوڑے کی رفتار سے جیپ پکڑنے کی کوشش کی اور ناکام ہو گیا۔ ناچار مجھے ٹائروں پر اندھا دھند فائرنگ کرنا پڑی۔ جیپ آگے جا کر ٹھس ہوئی، اور وہیں سے میرے شانے سے گزرتی ہوئی ایک گولی چلی، اور میں زمین پر لیٹ گیا۔ دوسری گولی چلی، تیسری چلی۔ وہ ایک محفوظ جگہ بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے آسانی سے نشانہ بنا سکتا تھا۔ اس میں بھی وہ خفیہ صلاحیتیں بیدار ہو گئی تھی جو مرتے ہوئے آدمی کا آخری بار ضرور ساتھ دیتی ہیں۔ میں نے اس کا نشانہ بہکانے کے لیے مختلف ترکیبیں کی، اور آخر میں نے اپنی ٹارچ روشن کر کے ایک سمت پھینک دی۔ اس نے ایک ساتھ 2 گولیاں چلائیں، اور میں دائیں سمت میں زمین پر لوٹتا ہوا جیپ تک پہنچ گیا۔ جیپ کے نیچے سے میں نے اپنا ایک پستول مخالف سمت میں پھینک دیا، اور اسے وہیں نشانہ لگانے کا ارادہ کیا، لیکن میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا، اور اس کا پستول ہاتھ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ ایک مقامی آدمی تھا، ہندوستانی، اور مجھے اسے مارتے ہوئے دکھ تو ہوا، اور میں نے پوچھا، تمہیں کیا پیغام ملا تھا؟ مجھے نہیں معلوم، وہ دہشت زدہ لہجے میں بولا، اور راستے میں گوروں کی گفتگو سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کھنڈر کی طرف جا رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے انہیں یہ پیغام کس نے دیا؟ جیکسن صاحب نے۔ جیکسن صاحب کے ساتھ کون تھا؟ میں نے سختی سے پوچھا۔ وہ لرز رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ کیا انہوں نے موہن داس کا نام لیا تھا؟ سچ بولو۔ جی، میں نے نہیں سنا، اور اس کی آواز کانپنے لگی۔ وہ یہاں کیوں آئے تھے؟ جناب، میں تو ایک ڈرائیور ہوں، وہ گھگھیا کر بولا۔ راستے میں وہ کچھ گفتگو ضرور کر رہے ہوں گے۔ وہ کچھ نہیں جانتے تھے، اور خود اس فکر میں تھے کہ یہ پیغام جیکسن صاحب نے ہی دیا ہے، یا کسی اور نے انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اس لیے وہ بہت محتاط تھے۔ بس جناب، میں نے یہی سنا۔ جی چاہتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اور میں نے دل پر جبر کیا۔ مجھے اپنے آپ سے شدید نفرت ہوئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا رہ گیا، اور وہ اندھیرے میں مر گیا ہوتا تو اچھا تھا۔ میں نے چہرہ دیکھ کر کہیں نشانے لگائے تھے، اور اس کے ہاتھ سے ٹارچ لے کر میں نے ایک ایک لاش کا جائزہ لیا۔ وہ سب ختم ہو چکے تھے، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ میری سانس پھولنے لگی، اور زمین پر پڑا ہوا پستول اٹھا کر میں اپنی پوری توانائی کے ساتھ بھاگتا رہا۔ رسی فصیل سے لٹکی ہوئی تھی، اور میں نے سوچا کہ راج محل سے آنے والے راستے کی سمت بیٹھ جاؤں۔ ونش ابھی واپس نہیں آیا ہوگا، اور اس کی گاڑی کسی نہ کسی وقت ضرور گزرے گی، اور اس میں چھپ جاؤں گا۔ رسی پر چڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ بون کے قریب آ کر تو توانائی جاتی محسوس ہونے لگی۔ ونش کا یقین نہیں تھا، اور ممکن ہے کہ وہ واپس آ گیا ہو۔ میں نے رسی سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ فصیل کے ابھرے ہوئے پتھروں کی رگڑ سے جسم کئی جگہ سے چھل گیا۔
मुलाकाती कमरे में आकर मैंने रस्सी की गठरी एक तरफ फेंकी और धड़ से सोफे पर गिर गया। विनय चंद्र अभी नहीं आया था और ना मुझे उसका इंतज़ार था। देर हो गई। जिस्म पर बिच्छू डंक मारते रहे। धड़ धड़ दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। साथ ही जल तरंग घंटी की आवाज़ें कमरे में गूंज रही थी और मुझे अपने आप को समेटने में बहुत दुश्वारी हुई। मैं सोफे से उठा तो चक्कर आ गया और किसी न किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा और चटकनी खोली। शारदा हाँफती कांपती हुई तीर की तरह अंदर दाखिल हुई और मेरे सीने में प्रसुत हो गई। मोहन, फ़ौरन यहाँ से भाग चलो, अभी इसी वक्त। और वो आंसुओं और हिचकियों के साथ बोली। पता नहीं फिर क्या हो, और इस वक्त विनिश भी मौजूद नहीं। हम रात ही रात में रियासत से बहुत दूर निकल जाएंगे। उसकी आवाज़ गम और खौफ से लर्जा थी। तुम खामोश क्यों हो? और उसका गला रुंधने लगा। कुछ है, कुछ होश है। अभी राजकुमारी कंवर ने फ़ोन पर मुझे मुबारकबाद दी है कि महाराजा विनिश ने मुझे मांग लिया है। उसने वहशत में मेरा गिरेबान चाक कर डाला। क्या तुम बहरे हो गए हो? उसने चीख कर कहा। और तुमने सुना नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ? मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे संगीन खबर सुना रही हूँ। वो मुझे झंझोड़ने लगी। भाग चलो मोहन, इतनी दूर भाग चलो कि यहाँ की हवाओं का भी गुजर ना होता हो। उसकी आवाज़ टूटती गई। मेरी सारी कुव्वतें बर्फ़ की तरह ज़मीन पर जमने लगी। ना कोई आंसू, ना आवाज़। सांस का अंधा बैल जिस्म के हाथे में गर्दिश कर रहा था। उसे शुबह हुआ कि उसके सामने मेरी बजाय मेरी शक्ल सूरत का कोई और शख्स खड़ा है। अगर यहाँ मैं होता तो इस तरह बेहिस्सो हरकत ना खड़ा होता। वो सहम कर पीछे हट गई और मेरी आंखें घूरने लगीं, जैसे उसे इनमें कुछ नजर आ जाएगा। क्या? वो वीरान आवाज़ में बोली। क्या वो सब महज ख्वाब थे? आखिर तुम पर भी यहाँ का जादू असर कर गया। दिमाग में भी अभी तक खंडर में चलने वाली गोलियों की बाज गश्त गूंज रही थी। जैक्सन और उसके साथियों की रूहें मेरे गिर्द अपना हल्का मसलसल तंग कर रही थीं। ऐसे में शारदा आ गई और उसने आते ही मेरे कानों में पिसा हुआ बारूद उंडेल दिया। मैं आग भी नहीं था कि जल जाता, पत्थर भी नहीं था कि टूट कर बिखर जाता, लेकिन मेरे सीने में आग लगी हुई थी और मेरे पत्थर आपस में टकरा रहे थे। एक शोर मचा हुआ था। समुंदर में वो शोर नहीं मचलता जो आदमी के अंदर मचता है। सहरा में वो धूप नहीं पड़ती जिससे आदमी का सहरा तपता रहता है। और आदमी ये सब कुछ नहीं होता। समुंदर, पहाड़, सहरा और आग के तमाम खवास उसमें मौजूद होते हैं, लेकिन वो ये सब कुछ नहीं होता। समुंदर, पहाड़, सहरा और आग अपनी गर्द चमक, अपने फशार का इजहार कर देते हैं। आदमी का कुछ नज़र नहीं आता। तुम्हें क्या हो गया है? उसकी शिकस्ता आवाज़ पर हैबत छा गई। तुम जवाब क्यों नहीं देते मोहन? अब मैं तुम्हारे सिवा किसी और का तस्वर भी नहीं कर सकती। उसने नकाहा से कहा। क्या मैं चली जाऊं? मैंने कुछ कहने का इरादा किया, लेकिन मेरी आवाज़ हलक में घुट कर रह गई। मेरे सकूत पर वह फिर तड़पने लगी। क्या तुम होश में नहीं हो? फिर इसे अचानक कुछ ख्याल आया। और ये तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसके हाथ मेरी नब्ज़ों पर लर्जने लगे। अरे ये खराशें कैसी हैं? उनसे खून छिलका पड़ रहा है और उनकी निगाह मेरी ठोड़ी पर जम गई जहाँ से खून दस रहा था। कपड़ों पर मट्टी और फसील की काई जमी हुई थी और उसके एक निशान देखा तो हर निशान नजर आता गया। नोकीले पत्थरों से छिली हुई कोहनियाँ, रस्सी और दीवार की रगड़ से उधरी हुई खाल। बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? वो बफर कर बोली और चीखने लगी। मोहन, मुझे बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम यकीनन किसी अच्छी जगह नहीं गए होगे। और उसने मेरी जेबें टटोल कर 4 पिस्तौल बरामद कर लिए और फटी हुई आंखों से मेरा जायज़ा लेने लगी। ओह! और उसने अपना सर मेरे सीने पर मारना शुरू कर दिया। इनमें अभी गोलियां बाकी होंगी। एक गोली और चलाओ, मुझे कत्ल कर दो मोहन। उफ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया? वो हज़ियानी अंदाज में बोलती और मुझे घसीटते हुए सोफे पर ले गई। मेरी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी और मुझे सोफे पर लिटाकर वो बेकरारी से दरवाजे तक गई। उसने जल्दी से चटकनी चढ़ा दी और फिर जब वो घबराई हुई आवाज़ में मेरे पास आई तो उसके हाथों में गीले तौलिए थे और उसने मेरे चेहरे और हाथों पर जमा हुआ खून और मिट्टी साफ़ करना शुरू कर दी। मैं सख्ते की कफ़ियत से 2-4 सोफे पर नींद जा पड़ा रहा। उसने पंखा खोल कर और मुझे आगोश में लेकर पानी पिलाया। उसे किसी को चैन नहीं आया था। उसने विनय चंद्र के शब ख्वाबी के कपड़े लाकर एक तरफ रख दिए और इस इंतज़ार में रही कि मैं अपने हाथ हिलाकर उन्हें पहन लूँगा। मेरे हाथों में जान ही नहीं थी। वो कुछ ठटकी और फिर उसने अपने कांपते हाथों से मेरा बलाई जिस्म लिबास उतार दिया और विनिश का कुर्ता पहनाकर मुझे चादर से ढांप दिया। उसकी आंखों से झड़ी लगी हुई थी। उसके बावजूद मेरी ज़ुबान का फारज दूर नहीं हुआ और वह बेबसी से मेरे सीने के साथ लाकर सिसकने लगी। वो हड़क और हिम्मत रही थी। कोई और नहीं था और वह शारदा थी,
प्रकाश भून की सबसे नाजुक लड़की, भून की पाकीज़गी, महाराजा प्रकाश चंद्र की नेकी। उसका हुस्न फूलों को शर्माता था और वह ख्वाबों और ख्यालों में गुम रहती थी। यहाँ सबसे पहले उसी ने मुझे महसूस किया था और सबसे पहले उसी ने मुझे तलाश किया था और मैं दंग रह गया था। वो नज़र नहीं आती थी तो एक एक लम्हा अजाब गुजरता। अब वो मेरे दिल में बैठी रो रही थी कि उसका सुर्ख चेहरा भीगा हुआ था और गैसू रुखसारों से चिपक गए थे। वो तन्हा रहती थी और उसने मेरे आने से पहले किताबों में कहीं मेरा चेहरा देख लिया था और मेरा इंतज़ार कर रही थी। जब मैं बून में पहुंचा तो उसकी मुंतज़िर आंखों ने मुझे हजूम में ढूंढ लिया और फिर उसने बानों को मुझसे छीन लिया। वो जैसे तैयार बैठी थी। मेरे आने की देर थी और मुझे देखते ही मचलने लगी और मैं उसके साथ उसकी बसाई हुई दुनिया में चला चलूँ। पहले तो मुझे यकीन नहीं आता था कि काश मैंने उसकी बात मान ली होती और मैं अपनी मौत से ना डरता। उसके साथ चंद दिन बसर कर लेने को ज़िंदगी का हासिल समझता। वो कहती थी कि वह सब कुछ तर्क करके खुश्क घास से तामीर की हुई कुटिया में मेरा साथ रहेगी और मुझे अपने होंठों की शराब पिलाएगी और मेरे कानों में अपनी मुतरन्नम आवाज़ की मौसीकी घोलेगी। मैं जब इस दुनिया का तसव्वुर करता तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते और मेरे पहलू से लिपटी हुई बाज़ारों से गुजरी रही है और वह अपने नाजुक नाजुक हाथों से खाना पका रही है। ऐसी लड़की के लिए बंजर ज़मीनों में हल चलाओ, चट्टानों पर तेज़ी से ज़रब लगाओ और नंगे पैर झुलकती हुई सड़कों पर फिरते रहो। हर मुशक्क़त में एक लज्जत छुपी होगी और मैं कभी कभी सोचता था कि अपने कदमों से सड़कें रौंद डालूँगा। मैं किसी वीरान इलाके में छुप कर, जहाँ पुलिस का दूर दूर तक नामो निशान ना हो, बंजर ज़मीनें अपने पसीने से नरम कर लूँगा और मैं गंदम उगाऊँगा। वो गंदम पकाएगी, लेकिन उसके साथ उसकी जन्नत में जाने से पहलू तही करता रहा, क्योंकि मुझे डर था कि उसके रुखसारों की सुर्खी कायम नहीं रह सकेगी। किसी दिन मेरी किस्मत का फ़ैसला हो जाएगा, वो फ़ैसला जो सरदस्त अल्तवा में पड़ गया था। फिर वो क्या करेगी और कहाँ जाएगी? एक ज़रा वक़्त और गुजर जाए और बानों का ज़ख्म पूरी तरह मंदमल हो जाए और बन्नो बेगम बख्तावर के खून के धब्बे वक़्त की गिर से मिट जाएं, मगर वक़्त ने मजाक करना शुरू कर दिया। चाहे मैं उसकी तरफ ना जाऊं, वो मुझे कई के दिन ना देखे, लेकिन हम तो हमेशा आमने सामने ही रहते थे। वो मुझ पर भून के लोगों के सितम बर्दाश्त करती रही, अपनी तौहीन करवाती रही। हर जगह हर हादसे पर उसने मुझे कोहनी मार का चौंकाया, लेकिन फिर वीनर चंद्र दरमियान में आ गया और वही हुआ जिससे एक बार मैंने बदगुमानी की थी। उसकी मौजूदगी में महाराजा राजेपुर की आंखें देखकर मुझे जो शुबा हुआ था वह सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता था। महाराजा राजेपुर ही क्या, वो तो एक सुकून शनास और दूरबीन और नरमो नाजुक आदमी था। उसकी जगह कोई और होता और उसे शारदा को करीब से देखने और उसकी खुशबू सूंघने का मौका मिल जाता तो उसकी नींदें उचार हो जाती। शारदा ने किसी नादर किताब की तरह खुद को अलमारी के दूसरी किताबों से अलहदा सबसे ऊंचे खाने में रखा था। राजेपुर के जिंदाबाश नौजवानों को उसके करीब आते हुए खौफ आता, चुनाचा वो उसे दूर ही रहते थे। कंवर जगदीप ने भी पहली पहल उसे भून की दूसरी लड़कियों के खाने में रखने की कोशिश की थी, मगर शारदा किसी खाने में मौजू ना हो सकी। वो यहीं की मिट्टी से पैदा हुई थी, मगर उसका पौधा सबसे मुख्तलिफ था। कमरे में उसकी सिसकियों और मेरी तेज़ सांसों के सिवा कोई आवाज़ नहीं थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उसने शायद तय कर लिया कि आज आंसुओं में बह जाएगी। वो मुझे होश में लाने के लिए अपने आंसुओं का अर्क पिलाती रही और उससे ज़्यादा मुजर्रब दवा कोई नहीं होती। मेरे बाजों में खौलन होने लगी और मैंने बेख्तियार उसका लर्जा बदन दबोच लिया। इस दौर में आंखों के तमाम बंधन टूट गए और ना जाने कब के छाए हुए स्याह बादल गरजने लगे और वो तो और पागल हो गई और रोते हुए लफ्ज़ों में बच्चों की तरह जिद करने लगी। चलो मोहन, सब ठीक हो जाएगा, आसमान हम पर ज़रूर रहम करेगा। क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। चलो इस जहन्नम से दूर चले चलो और फिर तुम कभी यहाँ से नहीं जा सकोगे। वो एक ऐसी बात कह रही थी जो मेरे दिल की आवाज़ थी और ऐसे अंदाज में कह रही थी कि चट्टानों में पिघल जाएं, और उसका नाम शारदा था। ये बातें शारदा कर रही थी। फूल कह रहे थे हमारे साथ चलो। चांदनी कह रही थी कि मेरे शामियाने में आ जाओ। ये बात राजेपुर की होने वाली महारानी कह रही थी। राजा जिसकी तलबगार थे, मार्कस और हैगल से जिसकी दोस्ती थी, मिल्टन और शेले जिसे लोरियां देकर सुलाते, दानिस्ते और गोटे जिसकी इज्जत करते और शायरों ने जिसके चेहरे का तसव्वुर करके शायरी की थी और मुसव्वर उसे कैनूस पर बंद करने के लिए दीवाने फिरते थे। वो दोशीदा मेरे पास मौजूद थी और मुझसे इसरार कर रही थी कि मैं उसकी उंगली पकड़कर दरिया के किनारों पर चलूं,
जहाँ ऊंचे ऊंचे दरख्त आसमान छूने की कोशिश करते हों और उन्हें काट कर नत नई शक्लें न दी गई हों, जहाँ ज़मीनों पर दीवारों और सतूनों का बोझ न डाला गया हो, जहाँ आसमान और ज़मीन के दरमियान कोई रुकावट न खड़ी की गई हो, दरख्त भी आज़ाद, परिंदे भी आज़ाद, ज़मीनें भी आज़ाद। शारदा मुझे वहाँ ले जाना चाहती थी जहाँ की मुझे उससे ज़्यादा ज़रूरत थी। शारदा की लफ्ज़ों में कभी इतनी शिद्दत नहीं थी जो आज महसूस हो रही थी। इतनी मबहूस राहत कभी नहीं आई थी और आने वाली सुबह का ख्याल करके होल आता था। जैक्सन और उसके साथियों की लाशें राजेपुर के कदीम मोहल्लात में बिखरी पड़ी थीं। छावनी में इस मुख्तसिर दस्ते का इंतज़ार किया जा रहा होगा, मगर सुबह होते ही राजेपुर में गर्म हवाएं चलने लगेंगी। सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ नहीं होगी, मगर आने वाला सूरज तमाम सूरजों से ज़्यादा मुश्तिल और बरहम होगा। मैं उसे गोद में उठाकर ले जाऊं और उसका वज़न ही क्या है, और रात ही रात में राजेपुर से दूर बहुत सी मंजिलें सर भी कर लूँगा, मगर फिर राजेपुर जैसे दूसरे इलाके आ जाएंगे। अंग्रेज़ों के लिए पूरा हिंदुस्तान राजेपुर है। जैक्सन कहता था कि जहाँ जहाँ ज़मीन है वहाँ वहाँ तक अंग्रेज़ के हाथ दराज होते हैं। वो सच कहता था। अंग्रेज़ों की हर बात सच थी, क्योंकि ताकत से बड़ी सच्चाई कोई नहीं होती। और मैं अपने आप को किस तरह छुपा लेता, मगर मुश्क की खुशबू कहाँ छुपती है और मैं शारदा का गुंचा कहाँ कहाँ छुपाए फिरता। और वीनस जब भून में वारद हुआ तो उसे पता चले कि उसका दोस्त और उसकी बहन दोनों मौजूद नहीं हैं। और सुबह शहर में यह खबर गर्म हो कि प्रकाश भवन की मुअज़्ज़ज़ मेहमान अंग्रेज़ अफसर जैक्सन की लाश खंडर से बरामद हुई है, और उसके साथ 6 गोरे और एक हिंदुस्तानी ड्राइवर भी खून में नहाए हुए पाए गए। इस खबर के साथ मोहनदास और शारदा के फरार की खबर 2 आदशे का काम करेगी। विनश की समात इन सब खबरों का बार कहाँ बर्दाश्त कर सकेगी। उसकी शरियानों में खून जम जाएगा। फिर कई जिस्म राख हो जाएंगे। जिन लोगों को अभी ज़िंदा रहना चाहिए वो वक्त से पहले मर जाएंगे। आदमी का जहन उसका कुल है, और आदमी का गम यह है कि उसे सबसे ज़्यादा अपने जहन के मुखालिफ सिमत में चलना पड़ता है। खंडरों से वापस आकर मेरे जहन ने अपने तमाम दरवाजे बंद कर लिए थे कि शायद अब किसी ख्याल की गुंजाइश ही नहीं रह गई। शारदा वक्त पर आई थी कि जहन उसके करीब के तरियाक की ज़रूरत थी, मगर उसने तो आगे आकर जहर पिला दिया। और फिर मुझे अपने असाब की बड़ी खुशामद करनी पड़ी कि वह सिर्फ एक बार और मेरा कहा मान लें। जहाँ इतना साथ दिया है वहाँ एक मरतबा और सलूक कर दें। कोई और सामने नहीं बैठा, शारदा बैठी है और वो रो रही है। कम से कम शारदा का ख्याल करें। यही असाब, यही जिस्म शारदा का घर थे, और उस बुरे वक़्त में उसे अपने घर में ना पनाह मिली तो वह बाहर खड़े खड़े बारिश में भीग जाएगी। वो इतनी नाजुक है कि बीमार हो जाएगी। मैंने अपने बिखरे हुए साब यकजा करने की बड़ी जद्दोजहद की। वो मेरे आंसुओं से नरम पड़ने लगी और मुझे गिरदो पेश का होश आने लगा। मैंने उसके सर पर हाथ रख दिया और उसकी पेशानी चूम ली। मुझे मुतहरक देखकर उसकी आबशार आंखें टमटमाने लगीं। मैंने अपनी चादर के कोने से उसकी आंखों के गोशे और रुखसार खुश किए। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। वो एक नन्ही बच्ची की मदद मेरी आगोश में मचल कर बोली, और उसकी आवाज़ रुंधी हुई थी। अब कि उसने फरार के लिए नहीं कहा, मत जाना, और मैंने उसे चमकारते हुए जवाब दिया। फिर क्या होगा? वो खौफजदगी से बोली, तुमने शाहों का मजाज नहीं देखा, उन्हें इंतज़ार की आदत नहीं होती, और उसके हाथ में सब कुछ है। राजेपुर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर उसके आदमी पहरा देते हैं। कल नामालूम क्या हो, बहरहाल ठीक है, अब वक़्त ही वक़्त है। ओह नहीं नहीं, और मैंने उसके बाजू पकड़कर अपने अंदर जज़ब करने की कोशिश की। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, और ऐसे वक़्त में? नहीं नहीं, मैंने करब से कहा, यह नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके चेहरे पर मायूसी और तंज की मिली जुली लकीरें उभर आईं। वो नढाल तो पहले से थी, अब उसकी गर्दन भी इधर उधर लड़कने लगी, और मुझे मालूम नहीं था कि तुम पहले ही इतने परेशान हो गए। मैंने कुछ देखे और सुने बगैर तुम्हें आकर और तंग कर दिया। बताओ अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें आराम की ज़रूरत है। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लाती हूँ, और मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि तुम्हें गर्मी की ज़रूरत थी। मैंने पंखा खोल दिया। सच बताओ, कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? चलो बिस्तर पर चलो और वह अपने ज़हन से तमाम बातें झड़क दो। नहीं नहीं, मैंने इस्तराब से कहा, कम अज़ कम तुम तो ये लहजा मत इख्तियार करो शारदा। ओह शारदा, और उसके होंठ कांपने लगे। तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम मुझे नहीं बता रहे? शारदा को भी नहीं बताओगे? और ये मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मैं मत पूछो। और मैंने बेचैनी से कहा, तुम्हें बताने के लिए मेरे पास कोई अच्छी बात नहीं। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं पूरे होशो हवास में हूँ। बाहर तुम्हें कोई तलाश तो नहीं कर रहा? बज़ाहिर नहीं, मैंने आहिस्तगी से कहा। उसने गहरी खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन मैं उसकी खामोश ज़ुबान अच्छी तरह सुन रहा था। एक बार फिर मेरा जी उमड़ा
कि वह जैसी बैठी है उसे उसी तरह उठाकर गैराज में खड़ी हुई किसी गाड़ी में डाल लूँ। सदर दरवाजे के दरमियान विनय चंद्र के खास मुलाजिम के लिए फ़ौरन दरवाजे खोल देंगे। सुबह तक मैं राजेपुर से 150-200 मील दूर पहुंच चुका हूँगा। वहाँ से हम किसी और दूसरी सवारी में बैठकर खुद को किसी बड़े शहर के हजूम में रोपोश कर देंगे। शारदा की दौलत साथ होगी तो फिर किसी दौलत की आरज़ू नहीं रहेगी। मैं अपने हुलिया बदल कर कहीं मेहनत मजदूरी शुरू कर दूंगा और शारदा की पूजा करता रहूँगा। आदमी या तो किसी का बन जाए या किसी को अपना बना ले। हर दावे से दस्तबरदार होकर खुद को सिर्फ एक शख्स में समो दिया जाए, खुद को सिर्फ एक हुजरे में बंद कर लिया जाए, शारदा के हुजरे में। आदमी का जहन बड़ा खल्लाक है, लेकिन तख्लीक को मादी शक्ल देना एक दुश्वार गुजार मरहला है। कितने लोग तख्लीकी कुव्वतों से माला माल होते हैं मगर चंद ही सामने उभर कर आते हैं। हर आदमी एक फ़नकार है मगर फ़नकारी की सिंध कोई कोई हासिल कर पाता है। यास्मीन, अब्बा जान, सारा गट लुट जाने के बाद मैं ख्याल और अमल के बेशुमार मरहा से गुजर चुका था। कहीं पनाह नहीं मिली थी। अपनी गलियां अजनबी हो गई थी। अपने चचा ने दरिंदगी का सबूत दिया था। कलकत्ते की गोदी पर मजदूरी करते हुए कमर झुक जाती थी। एक लुकमा जहर मार करने के लिए बस भी की नौबत आने की देर थी। मैंने दूसरों के मुकाबले में बहुत कम मोहब्बतें और कम शामें देखी होंगी, लेकिन ऐसे मालूम होता था जैसे सदियों से इस दुनिया में मौजूद हों और सदियों से दुनिया में यही हो रहा है। ज़िंदगी में इतनी गिरें पड़ चुकी थी कि अब ख्वाब देखते हुए डर लगता था। तख्लीक एक रूह आती थी और जिस तरह आती थी गुजर जाती थी। फिर जहन पर साएँ करने लगता। शायद मैं जैक्सन के मामले में इजरत का मुर्तकब हो गया था। उसे एक रात ज़िंदगी की फुर्सत मिल जाती तो क्या हो जाता। ऐसी सूरत में तो शारदा की खबर पर मुझे किसी और अंदाजे से सोचने की कुदरत होती, लेकिन जैक्सन तो इतनी तेज़ी से सब घरबंदा मसमार कर देने की फ़िक्र में था और मेरे पास और चारा ही क्या रह गया था। और ये भी एक एतबार से अपने और शारदा के मतलब लोगों की आसूदगी बहाल रखने की एक तदबीर थी। वरना मेरा क्या था, मैं यहाँ रहता या हिंदुस्तान की किसी जेल में फांसी का तमाशा तो रोज़ होता। जब ज़िंदगी में किसी और को मुझसे और मुझे किसी से गर्ज नहीं, तो मैंने खुद को कुशादा दिली से दरियाए हगली के हवाले कर देना चाहा था और ये इरादा अब भी किया जा सकता था, मगर रह रह कर कई बहुत अजीज़ लोगों का ख्याल आता। मेरी मौत मेरी खुद गर्जी थी। अपने सुकून के लिए चंद लोग बेआराम कर दिए जाते। मेरे ज़िंदा रहने से चंद अजीज़ लोगों की दिल बस्तगी हो जाती। मेरी आंख मचोली से वह महफूज होते थे। बस और क्या था। और कुछ लोग नज़ारा करते करते संजीदा हो गए थे और उनमें एक शारदा थी, मेरे दिल का टुकड़ा और मेरी आंखों की रोशनी, मगर वो अकेली तो नहीं थी। महाराजा राजेपुर मेरे सीने में शोला सा भड़का और देखते देखते बुझ गया। महाराजा राजेपुर ने दानिशमंदी और रवादारी का सबूत दिया था। मैंने राजमहल से विनश का मर्तबा बढ़ाने के लिए गायदबगाना तौर पर हाथ बढ़ाया था, जिसका जवाब महाराजा ने रवायती गर्मजोशी से दिया। अंग्रेज़ राजमहल और प्रकाश बूंद का मसलस खींचने का काम मैंने किया था। मेरी मेहनत का समर सामने था। महाराजा विनश से अपने तफात के इजहार के लिए उसके दिलचस्प पेशकश और क्या कर सकते थे। खैर सगाली के इस जज्बे की जितनी भी कदर की जाए कम है। पहले मरहले पर शारदा, दूसरे पर कमल और तीसरे मरहले पर महाराजा की नज़र इंतखाब की दाद देनी चाहिए कि उसने बूंद की अनगिनत हसीन लड़कियों में से सिर्फ शारदा को मुंतखब किया। वो अगर मुझसे मशवरा करता तो मैं प्रीत का नाम लेता। राजेपुर की कितनी ही दो शेजाएँ राजमहल की रानी बनने के लिए तरसती थी। रियासत में सिर्फ एक लड़की थी जो इस एजाज़ की आरज़ूमंद नहीं थी। यही बात महाराजा के दिल को लग गई और एक लंबी मुद्दत के तजर्बे की ज़िंदगी गुजार कर उसकी निगाह ठहरी भी तो शारदा पर ठहरी। और मुझे क्या मालूम था कि जैक्सन के साथ इतने लोगों से निमटना होगा। मेजर रॉबर्ट की तरह अपने एक और जवान साल अफसर की दिल खराश मौत पर अंग्रेज़ अफसर बरहम ज़रूर होते, मगर इतनी संगीनी ना होती। मैंने तो सिर्फ जैक्सन को खामोश रखने का इरादा किया था। बाकी बदनसीब तो झोंक में मारे गए। ये मेरी एक ज़रा सी गफलत की सज़ा थी। मैंने बरबुनाए एहतियात चंद लम्हों के लिए जैक्सन को नज़रों से उजल कर दिया था और उसने बिजली किसी तेजी से छावनी में इतला दे दी। मेजर रॉबर्ट की मौत पर छावनी और राजमहल के दरमियान जो खलीज पैदा हो गई थी, बज़ाहिर उसे पाटने की ज़रूरत नहीं थी। महाराजा राजेपुर से मुझे क्या, किसी को दिलचस्पी नहीं, लेकिन वक़्त बहुत नाजुक था। रियासत की कुर्सी कच्चे धागे से बंधे हुए एक झूले में तब्दील हो गई थी। बेयकीनी बदनज़मी का दौर दौरा था और आगे की चीज़ें साफ नज़र नहीं आ रही थीं।
ऐसे में महाराजा को इस वक्त तक राजमहल में ठहराए रखना ज़रूरी था जब तक अंग्रेज़ों की मोहब्बत का पूरी तरह यकीन ना हो जाए और उन्हें पूरी तरह ये यकीन ना दिला दिया जाए कि उनके इश्क बिला खेज़ का मुस्तहिक कौन है। इस यकीन के लिए एक मुद्दत दरकार थी और मैंने बसात के मुताबिक अपने खुद साख्ता फ़राइज़ नहायत ही तनदही से अंजाम देने की कोशिश की थी। अब सफ़र के दौरान में तूफ़ानी हवाएं चलने लगी तो मैं क्या करूं? जैक्सन चलते चलते शरारत कर जाए तो मैं क्या करूं? महाराजा वीनस चंद्र से रब्ते ख़ास के इजहार के लिए अचानक शारदा को मांग ले तो मैं क्या करूं? और बूंद में किसी कोने से गोली चल जाए तो मैं क्या करूंगा? और सुबह आई जी मेहता मेरे हाथों में हथकड़ियाँ पहनाने आ जाए और कल शाम राजेपुर के ख़ास चौक पर मेरी मौत का जलवा आम किया जाए तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास शारदा से कहने के लिए क्या था? इतनी बड़ी और पेचीदा कहानी सुनने के लिए लोहे के कान और लोहे का दिमाग होना चाहिए। शारदा तो शीशे, मोम, रबड़ और रेशम से बनी हुई थी। उसे तो फूलों की ग़िज़ा मिलनी चाहिए थी और उसका बदन तो हरीरो अतलस के बगैर मुरझा जाएगा और उसे हम कलाम होने के लिए मुखातब का शीनी बयान होना लाजम है, वरना उसे सरगरां होने की शिकायत हो जाएगी। उसे तो तेज़ धूप से बचाने के लिए सेहन में जाली लगानी पड़ेगी। उसका दिल तो शीशा है, गिर्द और तिनकों से महफूज रखने के लिए खुदाम की फ़ौज जमा करनी होगी और मैं क्या कर सकूँगा? मेरे पास पत्थरों, गिर्द, तिनकों और धूप के सिवा क्या है? जब ज़िंदगी की आंधी चलेगी तो जज्बों के लतीफ़ एहसासात उड़ा कर ले जाएगी। ऐसे एडवेंचर का शौक़ है और वो कहती है कि उसे मखमली ज़िंदगी से थक गई है। शायरी करती है, मखमल मखमल है, गुदाद गुदाद है, पत्थर पत्थर हैं, गुलाब का फूल बंजर और गंदी ज़मीन पर नहीं उगता और उसके लिए राजमहल सबसे मौजूद जगह है जहाँ से उसके शौक़ के लिए एक बड़ा कुतुब खाना भी है।